नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स ज्ञान देने की कोशिश की। आपको ग्रहों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया, भावों के बारे में बताया, बल के बारे में बताया और कई सारे योग जो आपकी कुंडली में बनते हैं उन सब के बारे में बताया, जिससे कि आप एस्ट्रोलॉजी को जान सकें और उसको समझ सकें। तो आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कुंडली को देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। कैसे अपनी कुंडली को देखते हैं वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। कुंडली कैसे देखते हैं? आप सब जब भी अपनी कुंडली को देखते हैं तो उसमें कई सारे खानों को देखते हैं, कई सारे नंबर्स को देखते हैं, कई सारे ग्रहों को देखते हैं और आपके मन में ये बेचैनी सी रहती है कि यार ये 12 भावों में जो पड़ी हुई राशियां हैं वो विभिन्न प्रकार के संयोग से किस तरीके से आपको और आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करती हैं। तो जी हाँ, यही तो है एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार, यही तो है एस्ट्रोलॉजी की जानकारी, यही तो है एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान, जो इन 12 भावों में पड़ी हुई 9 राशियों और उनके परस्पर संबंध और उनकी परस्पर दृष्टियों से ही आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करती है और आपके पूरे जीवन के हर एक क्षण को, हर एक चीज़ को पता लगाने में सक्षम है। तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की या जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला आप प्रयोग करते हैं अपनी कुंडली के ऊपर। तो सबसे पहले जब आप कुंडली देखते हैं किसी की भी तो वो आपकी अपनी कुंडली होती है और यही सबसे सही तरीका है, क्योंकि आपको अपने से बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। और जब आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अर्जित करना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल करना चाहिए वो आपको अपनी कुंडली के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्रहों के संयोग, विभिन्न प्रकार के ग्रहों की दृष्टियों से जो संयोग बनते हैं वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि वो कहाँ तक आप उस चीज़ों को जान पा रहे हैं, जो आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ और जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक आप उस एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से उन सब चीज़ों को पढ़ने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो अगर आप अपने कुंडली को देखकर अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम हैं तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर आपने अपनी कुंडली को देखकर अपने जो पास्ट में आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं उनको देख के आपने आइडिया लगाया कि अच्छा ये इस ग्रह की दशा थी, इस वजह से मेरे साथ ये घटना घटित हुई, मेरा ये एक्सीडेंट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि राहु की दृष्टि थी या मंगल की दृष्टि थी। तो इस तरीके से जब आप एनालिसिस करना शुरुआत कर देते हैं तो ये आपका एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रैक्टिकल की दिशा में मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट देने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ कि कैसे चीज़ों को शुरुआत करते हैं और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और कैसे किसी भी कुंडली को देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन सभी भावों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके इन भावों का नाम दिया जाता है और हर एक घर का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका लग्न होता है, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं। लग्न में जो भी राशि होती है वही आपका लग्नाधिपति होता है और उस लग्नाधिपति को मजबूत करने का ही आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब लग्न मजबूत है तो आप मजबूत हैं और अगर आपका लग्न अच्छी स्थिति में है तो आपका जीवन अच्छी स्थितियों में बीतेगा ही बीतेगा, क्योंकि जब आप मजबूत हैं तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों आप उन सभी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। तो पहला स्थान जो होता है वो लग्न का होता है। उसके बाद बारी आती है दूसरे घर की। तो दूसरा घर आप सभी को पता है कि दूसरा घर जो है वो धन से देखा जाता है, आपके कुटुंब से देखा जाता है और आपकी वाणी और आपके खान पान को डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक खाने के शौकीन हैं, आप किस चीज़ से पैसा कमाएंगे और आप अपने कुटुंब के प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे, आपकी वाणी कैसी होगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो आप दूसरे घर से देखते हैं। इसके बाद बारी आती है तीसरे घर की। तो तीसरा घर जो होता है वो आपके एफर्ट्स का होता है, आपके भाई बहन का होता है और आपकी छोटी मोटी यात्राओं का होता है। तो अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके नौकरी में आपका ये भाव एक्टिवेट है तो आपको अपनी नौकरी में कई सारी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी और अगर इस घर में अच्छे ग्रह हैं तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो सक्सेस होंगे और अगर इस
स्थान में कोई पापी ग्रह है तो आपको कई सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट वो सही से फलीभूत नहीं होंगे और उनमें आपको जो परिणाम मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो तीसरा घर है ये अच्छा नहीं माना जाता है और इसको त्रिक भावों में भी गिनते हैं। 3, 6, 12 ये त्रिक भाव माने जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन से भी इसको देखते हैं। अगर आपके घर अच्छा नहीं है तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आप अच्छा नहीं रख पाते होंगे। इसके बाद बारी आती है चौथे भाव की, जो कि सुख भाव होता है, माता का भाव होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट घर होता है आपकी कुंडली में आपके लग्न के बाद। चूँकि ये घर जो होता है वो माता से देखा जाता है, सुख से देखा जाता है और आपके घर से देखा जाता है, वाहनों से भी देखा जाता है। इसलिए आजकल इस कलयुग के समय में सभी लोगों को इस घर को अच्छा रखने की कोशिश होती है और सभी चाहते हैं कि उनको ये घर अच्छा मिले। तो इस घर में अगर अच्छे ग्रह होंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। इसके बाद आती है बारी पांचवें घर की। ये एक त्रिकोण का घर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि केंद्र और त्रिकोण के जो भाव होते हैं वो आपकी कुंडली में आपके लिए अच्छे होते हैं। तो ये पांचवा भाव जो होता है वो आपकी संतान को होता है, आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपकी इंटरटेनमेंट को दिखाता है, आपके अफेयर्स को दिखाता है और आप जीवन को कितनी अच्छी तरीके से बिताते हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप खुशदिल रहते हैं, वो सब भी यहाँ से देखते हैं। और जो हमारे भाई बहन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी इस घर का अच्छा होना ज़रूरी है। और ये घर जो है वो इष्ट देव का भी होता है। इस घर में जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि अधिपति होते हैं, राशि स्वामी होते हैं, वही आपके इष्ट देव होते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर वृष का होता है। वृष के स्वामी होते हैं शुक्र देव। तो शुक्र देव के जो अधिष्ठाता ग्रह हैं या भगवान हैं वो लक्ष्मी देवी हैं। तो अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे तो वही आपके लिए अच्छे फल देंगी, क्योंकि वो आपके इष्ट देव माने जाते हैं। इसके बाद बारी आती है छठे घर की। तो छठा घर जैसा कि आप सभी जानते हैं खराब घर माना जाता है, बीमारियों से देखा जाता है और आपके शत्रुओं से इसको देखते हैं। परंतु आजकल के कलयुग के समय में इस छठे भाव की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे तो आप कहेंगे कि हमको ये छठा घर सबसे अच्छा चाहिए। क्योंकि छठा घर देखा जाता है कंपटीशन से, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये घर अगर आपका अच्छा है तो आप जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप उस सफलता में उत्तीर्ण हो पाएंगे, आप उस परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। और यही घर देखा जाता है नौकरी से, क्योंकि छठा घर जो है वो नौकरी, आपकी सर्विस, आपकी सेवा से भी संबंधित होता है। तो जितने भी प्रकार के लोग किसी को अपनी सेवा दे रहे हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं या किसी भी जॉब में हैं, तो उनके लिए इस छठे भाव का, छठे घर का अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छठा भाव जो है वो आपको कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी में आपको बल देता है और आपकी परिस्थितियों को अच्छा करता है। तो कहीं ना कहीं ये घर अच्छा भी है और कहीं ना कहीं ये घर खराब भी है, क्योंकि ये आपको बीमारियां भी देता है और आपके शत्रुओं को भी इसी घर से देखा जाता है। इसके बाद आता है सातवां घर। तो सातवां घर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सातवां घर जो है वो आपके स्पाउस को रिलेटेड करता है। इसके अलावा सातवें घर से जो आपका व्यवसाय होता है वो देखा जाता है, आपका पब्लिक रिलेशंस कैसा होगा वो भी इसी घर से देखा जाता है। तो जितने भी हमारे व्यापारी भाई बहन हैं जो बिजनेस करते हैं तो उनके लिए इस सातवें घर का होना बहुत अच्छा है, क्योंकि सातवां घर जो होता है वो आपकी पब्लिक डीलिंग है और आप अपने को, आपकी पब्लिक इमेज है, मतलब आपकी पब्लिक में कैसी छाँव है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आपका बाहरी दुनिया में लोगों से कैसा रिलेशन है, वो सब भी इसी घर से देखा जाता है। तो सातवां घर जो होता है वो व्यापार, आपकी स्पाउस को दिखाता है। साथ ही साथ ये एक मारक घर भी है, क्योंकि ये 8वें घर से 12वां है। तो 8वें घर से 12वां होने की वजह से इसको मारक घर भी कहते हैं। तो अगर इसमें किसी खराब ग्रह की स्थिति है या किसी खराब ग्रह की इसमें दृष्टि है तो वो उस ग्रह की दशा में आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मारक घर माना जाता है। इसके बाद बारी आती है 8वां घर की। ये घर भी खराब घर माना जाता है, क्योंकि आपकी मृत्यु का घर है, आपकी लॉन्जिविटी का घर है और इस घर से आप जो
डीप रिसर्च करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, या आप इस समय जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो भी इसी घर की एक्टिवेशन की वजह से ही आप इस गुण ज्ञान में घुसे हुए हैं। चूँकि एस्ट्रोलॉजी एक गुण ज्ञान है, ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजा हुआ एक गुण विज्ञान है, जिसमें घुसना आप जितना कोशिश करेंगे आप उतना ही इसमें घुसते जाएंगे और आपको उसमें उतना ही मज़ा आएगा। तो जितने भी प्रकार के लोग रिसर्च करते हैं, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए इस घर का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये घर खराब भी माना जाता है, क्योंकि ये आपकी मृत्यु को दिखाता है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि अगर आप डीप रिसर्च कर रहे हैं या आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जिसमें रिसर्च वर्क की ज़रूरत है, तो ये घर अगर आपका एक्टिवेट है तभी आप कर पाएंगे। और सर्जरी को भी ये घर दिखाता है, इसलिए डॉक्टरों जो सर्जन होते हैं उनके लिए भी इस घर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी न किसी तरीके से कोई घर अच्छा होता है, किसी न किसी के लिए वो घर खराब होता है। तो इसके बाद बारी आती है 9वें भाव की। 9वां भाव फिर से एक त्रिकोण का भाव है और ये आपका भाग्य स्थान है, और आपके पिता को भी इसी से देखा जाता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये भाग्य भाव है, तो इसमें जो भी ग्रह बैठा होता है वो आपके लिए भाग्यवर्धक ग्रह होता है, और इस स्थान का अच्छा होना आपके भाग्य में बढ़ोतरी करता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपका जीवन अच्छे से बीतेगा, आपको चीज़ें आसानी से मिलती जाएंगी और आपको हर चीज़ जो है वो शीघ्र मिलती जाएगी। इसलिए इस घर का अच्छा होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ 9वें घर से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं, तो और आपका इसके साथ हायर एजुकेशन भी इसी से डिपेंड करता है। जितने भी लोग हायर एजुकेशन करते हैं, जब उनका 9वां भाव एक्टिवेट होता है तभी वो हायर एजुकेशन करते हैं। और जो भी लोग किसी को टीचिंग क्षेत्र में है, तो टीचिंग का क्षेत्र भी, जो हायर एजुकेशन का क्षेत्र है, वो भी इसी घर से देखा जाता है। तो ये घर एक त्रिकोण का घर है, तो ये घर भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद बारी आती है 10वें घर की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10वां घर जो है वो आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है। आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है, आपका जो समाज में मान सम्मान है, वो सब इसी घर से डिपेंड करता है। तो अगर आपका ये घर अच्छा है तो आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो अच्छी रहेगी, और समाज में जो आपका मान सम्मान है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये घर अच्छा होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है 11वें नंबर की बारी। तो 11वां नंबर, जैसा कि कुछ धर्म ग्रंथ इसको खराब मानते हैं और कुछ ग्रंथ इसको अच्छा मानते हैं। कुछ किताबों में इसको सही लिखा हुआ है, कुछ किताबों में इसकी उपयोगिता के बारे में वर्णन खराब दिया हुआ है। परंतु 11वां भाव जो है वो वृद्धि को दिखाता है, मतलब आपको कितने गेन्स होंगे वो इस घर से दिखाता है। साथ ही साथ ये छोटी मोटी बीमारियों को भी दिखाता है और आपके बड़े भाई बहनों को भी ये दर्शाता है। तो अगर आपका 11वां घर अच्छा है तो आपको गेन्स जो होंगे वो अच्छे से होंगे। और केपी कुंडली में तो 11वें भाव की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि किसी भी अगर नक्षत्र लेवल में या सब लॉर्ड लेवल में अगर 11 नंबर आ जाता है तो उस चीज़ की प्राप्ति होने का संयोग बता दिया जाता है। तो केपी कुंडली में 11वें घर को बहुत ही अच्छा बताया गया है और 11वां घर आपके गेंस को बताता है। इसके बाद बारी आती है 12वें भाव की। तो 12वां भाव जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि 12वां भाव आपके व्यय को दिखाता है, आपकी जो आप एक्सपेंस करते हैं उनको दिखाता है। साथ ही साथ ये आपकी विदेश यात्रा को भी दिखाता है, आपके विदेश में बसने को दिखाता है। ये पहले से 12वां है, इसलिए ये आपको अपने घर से दूर ले जाता है। तो जो भी भाई बहन विदेश में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उनका ये 12वां घर एक्टिवेट है, तभी वो अपना जीवन वहाँ विदेश में बिता पा रहे हैं। तो अगर किसी के घर में 12वां भाव एक्टिवेट है, वैसे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये घर जो है वो मोक्ष को दिखाता है। और अगर आपका ये घर एक्टिवेट है तो आपको हर एक चीज़ से विरक्ति होने लगेगी। आप कहोगे कि ये चीज़ से जो है मुझे कोई लेना देना नहीं है और ये जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो जिनके भी कुंडली में 12वां भाव
भाव एक्टिवेट हो जाता है, उनके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं और वो अपने आप को हर चीज़ से विरक्त करने लगते हैं। तो जिनके भी कुंडली में 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, उनको मेरी ये सलाह है कि वो योगा करें, मेडिटेशन करें और इस तरीके से वो अपने इस घर को एक्टिवेट कर लें। अच्छे तरीके से जो भी ग्रह चाहता है वैसा ही कार्य करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो जो चीज़ चाहते हैं अगर आप वैसा ही करने लगेंगे तो वो आपको अच्छा फल देने लगते हैं, क्योंकि आप उनके हिसाब से काम करते हो। जब आप अपने टीचर के हिसाब से काम करते हो तो आपका टीचर आपसे खुश हो जाता है और आपको अच्छे नंबर देने लगता है। तो उसी प्रकार से ग्रह भी होते हैं। ये ग्रह जो हैं वो आपको जिस हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, अगर आप उसी हिसाब से काम करेंगे, उनके हिसाब से ही चलेंगे, तो वो ग्रह आपसे खुश रहेंगे और आपको अच्छे मार्क्स देंगे और आपको ज़िंदगी में अच्छे वरदान देंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो आपकी कुंडली में अगर 12वां भाव एक्टिवेट है तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने घर से दूर जाकर रहें। तो इस तरीके से तो ये कुंडली के 12 भाव हो गए। 12 भावों का वर्णन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 12 भाव होते हैं और आपको कैसे उन 12 भावों को देखना है अपनी कुंडली में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 12 भाव के बारे में मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ों को लेके कौन कौन सा चीज़ आपको देखनी है। और इन सभी घर के जो हैं वो कारक ग्रह होते हैं, उन कारक घरों के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो 12 घरों में विभिन्न प्रकार के जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों को दर्शाते हैं। तो सपोज आपके पहले घर जो कि आपका लग्न है उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो लग्नाधिपति है वो मेष हो गया। मतलब आपको जो गवर्न करने वाला राशि है वो मेष हो गई और जो ग्रह है वो मंगल हो गया। तो अब आपकी कुंडली में जो बाकी ग्रह हैं, जो बाकी राशियां हैं, वो इसी आपके लग्न से ही रिलेटेड होंगी। जो आपके लग्नाधिपति के मित्र होंगे वो आपको अच्छा परिणाम दे पाएंगे और जो आपके लग्नाधिपति के शत्रु होंगे वो आपको अच्छा परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। और जब जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको थोड़े कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जब जब आपके लग्नाधिपति के मित्रों की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपका जीवन आसानी से व्यतीत होगा। तो ये होता है लग्न की विशेषता, लग्न की महत्ता। आपकी कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो लग्न होता है। अगर आपका लग्न अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, आपका लग्न मजबूत है, तो आपका जो जीवन है वो अच्छे तरीके से बीत जाएगा। नहीं तो जिनका लग्न जो होता है वो कमज़ोर होता है और ख़राब भावों में पड़ा होता है तो उनका जीवन काफ़ी परेशानियों से बीतता है, संघर्षों से बीतता है। इसलिए जिसका लग्न स्ट्रांग है उसकी पूरी कुंडली स्ट्रांग है। तो जब भी आप कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले आपको राशि देखनी होती है। उस राशि को देखने के बाद आपको उस घर में जो पड़े हुए ग्रह हैं और उस राशि की जो डिग्री है उसको देखना होता है कि वो डिग्री कितनी है, उसकी 0 से 5 तक है तो वो अपना परिणाम देने में सक्षम नहीं होगी। और अगर अस्त है जैसे 28-29 डिग्री या 27-28 से लेकर 29 तक की 30 तक की डिग्री है तो वो एक तरीके से अस्त हो गया। उस राशि में वो अपना परिणाम नहीं दे पाएगा। अब वो दूसरी राशि में जाने के लिए आतुर है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे आपकी कुंडली में ग्रह जो हैं वो अस्त हैं या शुरुआत है तो आपको उनकी डिग्री बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। डिग्री बढ़ाने के लिए आपको उनके रत्न पहनने होंगे और उनके बीज मंत्रों का जाप करना होता है। वो सब मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपकी कुंडलियों का निःशुल्क विश्लेषण भी करता हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुंडली देखते समय सबसे पहले हर घर में जो नंबर लिखे होते हैं वो देखने होते हैं कि कौन सा घर किस राशि से गवर्न होगा। जैसे सपोज आपके चौथे घर में जो कि आपका सुख भाव है, आपकी माता का भाव है और आपकी वाहन और घर का भाव है, अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर जो हुआ वो चंद्रमा का हुआ यानी कर्क का हुआ। तो अगर यहाँ पर 4 नंबर है और चंद्रमा ही यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये चंद्रमा का जो है वो एक तरीके से चंद्रमा को यहाँ पर बल भी मिलता है और ये चंद्रमा का अपना खुद का घर है। तो यहाँ पर चंद्रमा आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो वेल प्लेस्ड है। तो अब जब भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी वो आपको अच्छे परिणाम देगा। घर से संबंधित, वाहन से संबंधित, माता से संबंधित आपको सुख मिलेंगे।
तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के घर होते हैं उनमें जो राशियां लिखी होती हैं वो राशियां उसी प्रकार से वो घर के परिणाम आपको देती हैं। तो नंबर 1 हो गया राशि, नंबर 2 हो गया उनकी डिग्री, उसके बाद नंबर आता है कि फ्रेंडशिप की। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो ग्रह आपके लग्न के मित्र हैं, जो जो राशियां आपके लग्न की मित्र हैं वो आपको अच्छे परिणाम देंगी, और जो जो ग्रह और राशियां आपके लग्न की शत्रु राशियां हैं या शत्रु ग्रह हैं वो आपको खराब परिणाम देंगे जब जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी। क्योंकि जब कुंडलियां बनाई गई थी तो इसी तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि जब लग्न जो होगा उस लग्न से संबंधित जो भी उनके मित्र होंगे उनको अच्छे घर दिए जाएंगे, और जो लग्न के शत्रु होंगे उनको खराब घर दिए जाएंगे। ये शुरुआत से ही आप हर एक कुंडली में देखेंगे कि जो भी लग्नाधिपति होते हैं उनके जो मित्र होते हैं उनको अच्छे घर दिए जाते हैं, और जो उनके शत्रु होते हैं उनको खराब घर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रेंडशिप देखी जाती है, और ये फ्रेंडशिप का चार्ट मैंने आपको पुराने वीडियोस में आपको बताया है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंडशिप और एनिमिटी, इस चार्ट से आप समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह जो है वो फ्रेंडशिप में है, कौन सा ग्रह आप फ्रेंडशिप है और कौन सा ग्रह शत्रु है। तो वो देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद बारी आती है दृष्टियों की। तो जैसा कि आपको पता है कि हर ग्रह की जो है वो 7वीं दृष्टि होती है, और उन 7वीं दृष्टि के अलावा कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको और भी दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे मंगल ग्रह है, मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि भी प्राप्त है 7वें के अलावा। इसी के साथ साथ बृहस्पति देव हैं, उनको 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है 7वें के अलावा। तो इसके बाद बारी आती है शनि देव की। शनि देव को 3री और 10वीं दृष्टि प्राप्त है 7वीं के अलावा। तो ये ग्रह जो है वो 7वीं दृष्टि से तो देखते ही देखते हैं, इसके अलावा अपनी दूसरी दृष्टियों से भी देखते हैं, तो वो उसी तरीके से परिणाम भी देते हैं। अगर वो अपने मित्र को देखेंगे तो वो अच्छे परिणाम देंगे, और अगर वो अपने शत्रु को देखेंगे तो वो खराब परिणाम देंगे। इसी तरीके से कोई भी जो ग्रह होता है वो जब अपने मित्र की राशि में जाता है तो वो आपको अच्छे परिणाम देता है, और जब वो अपने शत्रु की राशि में जाता है तो वो आपको खराब परिणाम देगा, क्योंकि वो वहाँ पर सहज महसूस नहीं करता है। इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे आपको अपने किसी मित्र के घर में रहने को भेज दिया जाए तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, परंतु वही बात अगर आपको कही जाए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में रहने को चले जाएं जिसको आप जानते नहीं और जो आपसे शत्रुता रखता है, जैसे आप, तो आप वहाँ पर सहज महसूस नहीं कर पाएंगे और आप अपने अच्छे परिणाम वहाँ पर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब भी कोई ग्रह अपनी मित्र के घर में स्थित होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है, और जब वो शत्रु ग्रह की राशि में स्थित होता है तो वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। और इसके बाद बारी आती है युति की। कोई भी जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह किसी भी एक राशि में स्थित होते हैं या किसी घर में स्थित होते हैं तो उसको उनकी युति कहा जाता है। युति मीन्स कंजक्शन। तो अगर कोई 2 मित्र एक राशि पे बैठे हुए हैं तो वो आपको अच्छा परिणाम देंगे। अगर उन्हीं मित्रों के बीच में एक शत्रु आ गया तो उसके साथ आपको थोड़ी सी विषमता होगी, थोड़ी सी असहजता होगी। तो कंजंक्शन की स्थिति में आपको देखना होता है कि उस राशि में कौन सा ग्रह जो है सबसे स्ट्रांग है। तो जो ग्रह सबसे स्ट्रांग होगा, जिसकी डिग्री सबसे स्ट्रांग होगी, जो उस राशि का मित्र होगा और जो लग्न का मित्र होगा वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होगा, और जो आपके लग्न का शत्रु होगा या जो उस राशि का शत्रु होगा वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। कुंडली में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी, सबसे पहले तो आपके कौन से घर में कौन सी राशि स्थित है और वो आपके लग्न की मित्र है कि शत्रु है, ये आपको सबसे पहले देखना है। चूंकि वो मित्र होगी तो अच्छे परिणाम देगी और शत्रु होगी तो खराब परिणाम देगी। इसके बाद आपको देखना है कि उसकी डिग्री कैसी है। डिग्री अगर कम है तो आपको उसको प्रबल करने के लिए उपाय करने होंगे। इसके बाद आपको देखना है कि वो उसकी जो दृष्टि किस किस ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि पड़ रही है। वो दृष्टि देखने के बाद आपको देखना है कि कौन कौन सा ग्रह उस राशि में उसके साथ स्थित है, वो कंजंक्शन हो गया। और इस सब के बाद इस सब को देखने के बाद बारी आती है
दशा की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग, कितने भी योग बनने दो, परंतु जब तक उस ग्रह की दशा अंतर्दशा ही नहीं आएगी तो वो राजयोग आपको कैसे फल दे पाएगा। इसलिए आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग, कितने भी तरीके के प्रबल योग, धन लक्ष्मी योग बन रहे हैं, परंतु जब तक उस ग्रह की दशा नहीं आएगी तब तक आपको वो परिणाम नहीं दे पाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट किसी कुंडली को देखते समय क्या होती है? दशा, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैप, यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, आपके लग्न के मित्र होते हैं, तो जब भी उनकी दशा अंतरदशा आती है तो वो आपको अच्छे परिणाम जरूर देंगे और आपकी जो शोहरत है उसको बढ़ाने में आपको सहयोग देंगे और आपको धन संपत्ति हर चीज़ देने में सक्षम होंगे। वहीं जब आपके लग्न की शत्रु घर की दशा अंतरदशा आएगी या आपकी कुंडली में ऐसे घर जो खराब जगहों पर बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और संकट का सामना करना पड़ेगा। तो महादशा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो दशा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी कुंडली में। जब भी आप किसी की कुंडली को देखें तो दशा को जरूर देखें और उसी के ही बाद ही आप किसी भी कुंडली के प्रेडिक्शन कर पाने में सक्षम होंगे कि आपको ये चीज़ का फल कब मिलेगा, आपकी शादी कब होगी, आपको पैसे कब मिलेंगे, आपका घर कब होगा। वो सब चीज़ें आप जो है वो दशा देखने के बाद ही बता सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है, वो होता है ग्रहों का गोचर। चूँकि गोचर जो होता है, चूँकि कुंडली जो होती है जब आप पैदा होते हैं उस समय की ग्रहों की जो है वो स्थिति होती है, और जो गोचर होता है वो प्रेजेंट समय में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो होता है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपकी जन्म के समय अच्छी स्थिति में है तो वो गोचर में भी आपको अच्छा फल देगा ही देगा, और जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में हैं जन्म के समय तो वो गोचर में भी आपको खराब फल देंगे ही देंगे। भले उनका जो फल है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, परंतु वो उसी प्रकार के फल देने में आपको सक्षम होंगे। तो गोचर जो है क्यों देखा जाता है? गोचर इसलिए देखा जाता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं उनकी जो चाल होती है वो काफ़ी फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। चंद्रमा जैसे आपको पता है 2.25 दिन में राशि बदल देता है, उसी प्रकार से आपको पता है कि सूर्य 1 महीने में अपनी राशि का परिवर्तन कर लेता है। परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो 2-2 साल 3-3 साल एक ही राशि में रहते हैं, तो उन ग्रहों का हमें गोचर देखना होता है। जैसे राहु है वो 18 साल किसी राशि में रहता है, केतु है वो 7 साल किसी राशि में रहते हैं। इसी प्रकार से शनि और गुरुदेव जो हैं वो भी एक राशि में काफ़ी लंबा समय व्यतीत करते हैं। तो आपको इन ग्रहों का गोचर देखना होता है, आपको सभी ग्रहों का गोचर नहीं देखना होता। आपको सिर्फ राहु, केतु, शनि और गुरु का ही गोचर अपनी कुंडली में देखना होता है, क्योंकि यही किसी भी राशि में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं तो आप किसी भी कुंडली को पढ़ पाने में सक्षम होंगे। और इस सब चीज़ों को देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि उसकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं, और वो योग तभी फलीभूत होंगे जब उनकी ग्रहों की दशा अंतर्दशा होगी। और अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब स्थिति में है तो आपको ये भी देखना होगा कि वो अगर नीच या उच्च की स्थिति में है तो वो कहीं उनका नीच भंग होकर वो राजयोग तो नहीं बना रही, या कोई कुंडली ऐसे तो नहीं है, या कोई ग्रह ऐसे तो नहीं जो विपरीत राजयोग दे रही है। और ग्रहों का जो केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संबंध होता है, आपको अच्छे परिणाम देता है। और इसके अलावा जो आपस में ग्रह राशि परिवर्तन कर लेते हैं वो भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि एक ग्रह दूसरे की राशि में बैठा है, दूसरा ग्रह उसकी राशि में बैठा है, तो वो भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। आपको ये सब चीज़ें भी देखनी होती है। इस तरीके से कई सारे फलित के सूत्र होते हैं जो कि मैं आपको एक 1 बाय 1 करके बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको किसी कुंडली को देखने के समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी कुंडली को देख सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उसकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। भविष्य में क्या उसके साथ होने वाला है वो आप उसकी दशा को देख के, उसके गोचर को देख के और उसकी ग्रहों की स्थितियों को देख के बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी की भी कुंडली को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।